मैं एक थाने में इंस्पेक्टर था। एक औरत का पति अगवा हुआ तो उसने मेरा जीना ही हराम कर रखा था। वो औरत रोज थाने आ जाती और हंगामा खड़ा कर देती कि मेरा पति तलाश करो। मैंने पूरा शहर छान मारा मगर उसके पति का कहीं पता न चल सका। अब मुझे डर था कि कहीं अगर उस औरत का पति ना मिला तो ये मेरी नौकरी ही ना खत्म करवा दे। एक रात तंग आकर मैं उस औरत के घर चला गया। मैंने सोचा कि मैं उस औरत को समझाऊंगा, शायद उसे मेरी बात समझ आ जाए और मेरी नौकरी बच जाए। मगर ये देखकर तो मेरा कलेजा फट गया था कि वो औरत तो मेरा नाम प्रताप है। मेरी उम्र इस समय ज़्यादा नहीं थी जब मैं थाना जयपुर में सब इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात हुआ था। मुझे उस थाने का माहौल देखकर बड़ी परेशानी हुई थी। इस थाने में पूरा आबे का आबा ही बिगड़ा हुआ था। कोई किसी की बात नहीं सुनता था। हवलदार से लेकर एसपी तक के पद पर बैठे लोग जब तक लोगों से रिश्वत न ले लेते उनका कोई काम नहीं करते थे। लेकिन मेरे अंदर एक अलग ही जज्बा था। मैं चाहता था कि मैं जनता की सेवा करूं, उनकी शिकायतें सुनूं और उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूं। मैं किसी से भी रिश्वत नहीं लेता था। इंस्पेक्टर विक्रम भी मेरे ही इस जज्बे से बहुत खुश थे। दरअसल वो खुद भी एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। इस थाने में वो एक ऐसे अकेले इंसान थे जिन्हें मैंने लोगों का हमदर्द देखा था। मैं अक्सर उन्हीं के साथ रहता। वैसे भी सब इंस्पेक्टर होने के नाते मेरी ड्यूटी ज़्यादातर उन्हीं के साथ लगा करती थी। एक दिन सुबह 11 बजे का समय था। हम सुबह की चाय पी रहे थे कि बाहर से किसी औरत के रोने और चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने बाहर जाकर देखा तो एक औरत अपना सीना पीटती हुई अंदर आने की कोशिश कर रही थी, जबकि हवलदार उसे रोकने की कोशिश कर रहा था कि ये समय शिकायतों का नहीं है, थोड़ी देर के बाद आना। तब इंस्पेक्टर साहब ने मुझसे कहा कि जाकर इस औरत को अंदर ले आओ। मैंने उस औरत को अंदर आने का कहा। तब उस औरत को कुछ तसल्ली हुई। वो हमारे सामने हाँफती कांपती सी बैठ गई थी। उस औरत की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। उसकी हालत वाकई बहुत परेशान करने वाली थी। वो औरत शादीशुदा थी। उसकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, यही 20-22 साल की उम्र होगी। मैंने कहा, मैडम जी क्या हुआ आपको, आप इतना क्यों रो रही हैं? वो औरत रोते हुए बोली, मेरी नई नई शादी हुई थी लेकिन मेरा पति 1 महीने से घर नहीं आया है। मुझे डर लग रहा है इंस्पेक्टर साहब, कहीं मेरे पति को कुछ हो न गया हो। उसके दुश्मन भी बहुत थे। मुझे लगता है किसी ने जरूर उसे अगवा कर लिया है या फिर भगवान न करें। इतना कहकर वो औरत और जोर जोर से रोने लगी थी। उसका रोना देखकर मैं भी बड़ा परेशान हुआ था। इंस्पेक्टर साहब ने मुझे चुप रहने का इशारा कर दिया था। औरत जब रो रो कर थक चुकी थी और इंस्पेक्टर साहब से कोई हमदर्दी न दिखाई दी तो वो बड़ी परेशान और हैरान होकर उन्हें देखने लगी। इंस्पेक्टर साहब ने सर से पांव तक उस औरत को देखा और बोले, ठीक है मैडम जी, हम आपकी रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और फिर अपनी खोजबीन पूरी करके आपको थाने बुलाएंगे। बाकी सवाल जवाब बाद में करेंगे। फिलहाल आप अभी घर जाएं। इंस्पेक्टर साहब के कहने के बावजूद वो औरत फिर से अपना सीना पीटने लगी। आप नहीं जानते इंस्पेक्टर साहब, मैं कितनी परेशान हूँ। आप मेरी मदद करेंगे तभी मैं यहाँ से जाऊँगी, वरना मैं ऊपर तक जाऊँगी। सबको कहूँगी कि पुलिस वाले मेरी कोई भी मदद नहीं करते हैं। खैर बड़ी मुश्किल से हमने उसे थाने से बाहर निकाला। उसके जाने के बाद इंस्पेक्टर साहब कहने लगे, इस औरत पर खास ध्यान रखना है। ये औरत तो बड़ी चालाक लगती है। इसका पति न मिला तो ये हमारी शिकायत भी लगा सकती है। मैं इस केस को खुद देखूंगा। फिर इंस्पेक्टर साहब कहने लगे, आज शाम को ही हम इस औरत को खबर दिए बगैर इस औरत के घर चलेंगे। तुम इस औरत के बारे में पता लगाओ कि ये किस मोहल्ले से आई है। मैंने बाहर खड़े हवलदार से कहा कि इस औरत का पीछा करो। वो हवलदार उस औरत के पीछे पीछे चला गया। थोड़ी देर के बाद उसने आकर उस औरत का अता पता बता दिया कि वो कहाँ रहती है। उस औरत का मकान नंबर भी पता चल गया था। छानबीन करने के बाद पता चला कि सच में उसकी नई नई शादी हुई थी, लेकिन हुलिये से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बरसों की बीमार हो। फिर शाम के समय इंस्पेक्टर विक्रम ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगे, तैयार हो जाओ, हम उस औरत के घर चलेंगे। पुलिस की वर्दी में पुलिस की वर्दी में हम उस औरत के घर पहुंचे। दरवाज़ा खटखटाया तो आसपास के लोग आकर हमें शक भरी नज़रों से देखने लगे। उन्हें लगा कि न जाने हम किस मकसद से आए हैं। तब मैंने उस औरत के पड़ोसी से पूछा, क्या आप इस औरत को जानते हो? ये कौन है? इसके साथ आखिर क्या हुआ है? मेरी बात सुनकर एक बूढ़ा आदमी मेरे सामने आया और कहने लगा, अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहने लगा कि भगवान बचाए ऐसे इंसानों से। ये तो पति पत्नी सारा दिन और सारी सारी रात लड़ते रहते हैं। भगवान ही जानता है कि इन्होंने तो मोहल्ले का सुकून ही बर्बाद कर दिया है।
मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने कहा, लेकिन इस औरत ने तो रिपोर्ट दर्ज कराई है कि इसका पति अगवा हो गया है। मेरी बात सुनकर वो आदमी बोला कि हम इस बारे में कुछ नहीं जानते, बस हमें तो यही पता है कि इस औरत और उसके पति ने हमें बड़ा तंग कर रखा है। दिन रात इनकी आवाज़ें आती रहती हैं। मैंने इन लोगों को कितनी बार मना किया है कि अपनी लड़ाई अपने तक रखो, मोहल्ले के सुकून को बर्बाद मत करो। जब भी इनका मन होता है लड़ने बैठ जाते हैं और इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर लड़ते हैं कि हमारी नींद खराब हो जाती है। मगर मजाल है ये किसी की बात सुने। बूढ़ा आदमी ये कहकर चला गया था, लेकिन मेरे पास सोचने की एक और वजह आ गई थी। इतने में औरत ने दरवाज़ा खोल दिया। उस औरत की आंखें लाल और सूजी हुई थीं। वो तो अब भी रो रही थी। हमने उस औरत से अंदर आने की अनुमति ली। उसने हमें घर के अंदर बुला लिया और हम घर के अंदर आ गए। घर के अंदर जाकर इंस्पेक्टर विक्रम ने घर का पूरा जायजा लिया। औरत डरी हुई निगाहों से हमें देख रही थी, जैसे उसे किसी बात के पता चल जाने का डर महसूस हो रहा हो। वो औरत कहने लगी, आपको यहाँ क्या मिलेगा? मेरा पति गुम हो गया है, आप उसे ढूंढते क्यों नहीं? बल्कि आप मेरे घर अब क्या लेने आए हैं? इंस्पेक्टर विक्रम ने घूर कर उस औरत को देखा तो वो चुप हो गई, लेकिन अब मुझे उसके शब्द बड़े ही अजीब लग रहे थे। अपनी परेशानी भूलकर उसे हमारे घर आने की फिक्र लग गई थी। वो बार बार हमें घर से जाने के लिए कह रही थी। थोड़ी देर के बाद इंस्पेक्टर विक्रम ने थोड़ा गुस्से से कहा, मैडम जी, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से बाहर चली जाएं, हमें अपना काम करने दें। इंस्पेक्टर विक्रम की बात सुनते ही उस औरत के हाथ पांव ठंडे हो गए। क्यों जी, बाहर क्यों जाऊं? मैं क्या कोई चोर हूं? ये मेरा घर है, मैं अपने घर से बाहर क्यों जाऊं? इंस्पेक्टर विक्रम ने कहा, मैडम जी, आपको थोड़ी देर के लिए चुप हो जाना पड़ेगा, या तो आप फिर बाहर चली जाएं, वरना हमें दूसरा तरीका भी आता है। इंस्पेक्टर विक्रम ने गहरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा तो वो औरत घबरा गई। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं जाऊंगी। घर की 100 समस्याएं होती हैं, मैं अपना पूरा घर आपके हवाले कैसे छोड़ दूं? अच्छा ठीक है, इंस्पेक्टर विक्रम ने कहा और मुझे लेकर घर से बाहर आ गए। मैंने कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये क्या किया आपने? आप उस औरत के कहने में आ गए। अच्छा था कि हम घर की तलाशी लेते। आखिर वो औरत हमें घर पर अकेला छोड़ने से हिचकिचा क्यों रही थी? वो कहने लगे, तुम नहीं समझे, मैं उस औरत को आजमा रहा था। उसके व्यवहार से पता चल गया है कि उसे परेशानी इस बात की है कि हमें किसी सच का पता न चल जाए। अगर ये परेशान होती, अपने पति की याद में ये तड़प रही होती, तो अपनी परेशानी में इंसान इतनी बातें नहीं सोचता कि घर खुला पड़ा है या फिर घर किसी के हवाले कर दिया जाए तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अब तुम सब्र करो और देखो मैं उस औरत का क्या हाल करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, तो मुझे समझ तो नहीं आई कि वो करना क्या चाहते हैं। खैर, अगले 2 दिन खामोशी से गुजर गए थे। वो औरत भी शायद ये सोचकर चुप हो गई होगी कि शायद उसके पति की खोजबीन करने में कहीं उसका सच खुलकर सामने ना आ जाए, इसलिए उसने दोबारा हमसे संपर्क नहीं किया था। लेकिन वो औरत इंस्पेक्टर साहब की नज़रों में आ गई थी। एक दिन सुबह सुबह इंस्पेक्टर साहब कहने लगे कि तुम अपने कपड़े बदलो, हम भेष बदल कर उस औरत के घर जाएंगे, देखेंगे कि अब वो क्या कहती है। मैंने कहा, ठीक है। मैंने अपनी वर्दी उतारी और पैंट शर्ट पहनकर आ गया। इंस्पेक्टर विक्रम भी अपनी वर्दी उतार कर पैंट शर्ट पहन चुके थे। हम दोनों उस औरत के घर वाली गली में पहुंच गए थे। वहां जाकर देखा तो अभी तक लोग जागे नहीं थे। सुबह सुबह का टाइम था, हर तरफ वो खामोशी का राज था। इंस्पेक्टर विक्रम ने मुझे घर के बाहर ही रुकने को कहा और खुद उस औरत के घर के आसपास का जायजा लेने लगे। मैं देख रहा था कि वो कुछ ढूंढ रहे हैं, लेकिन मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी अचानक उनकी नज़र एक चींटी पर पड़ी। इंस्पेक्टर साहब उस चींटी को देखते ही चौंक गए और कहने लगे, जाओ, जाकर थाने से लेडीज़ पुलिस और कुछ पुलिसकर्मियों को लेकर आओ, हमें अभी के अभी इस औरत को गिरफ्तार करना है। इंस्पेक्टर साहब की बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। लेकिन सर, अभी तो उस औरत पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ है, फिर हम उस औरत को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? मैंने मारे हैरत के पूछा। इंस्पेक्टर विक्रम ने कहा, जितना कहा है उतना करो। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, और ये बात तुम्हें पुलिस में सारी जिंदगी काम आने वाली है। इंस्पेक्टर साहब ने मुझे जाने के लिए कह दिया। मैं जल्दी से थाने पहुंचा। पुलिस से जीप मंगवाकर कुछ पुलिसकर्मी इकट्ठे किए और कुछ लेडीज पुलिस को साथ लेकर वापस उसी गली की तरफ चला आया। पुलिस की गाड़ी देखकर सब लोग अपने अपने घरों से निकल आए थे और उस औरत के घर के बाहर जमा होने लगे थे, मानो कि कोई तमाशा लगने वाला हो। इंस्पेक्टर साहब ने उस औरत के आंसुओं की परवाह न करते हुए लेडी पुलिस को हुक्म दिया कि इस औरत को गिरफ्तार करके पुलिस जीप में डालो। वो औरत पहले तो माफ़ी मांगती रही कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे माफ़ करो, और फिर बाद में ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर बोली, मेरा पति गुम हो गया है और तुम लोग मुझे ही गिरफ्तार करके ले जा रहे हो, बजाय मेरी मदद करने के।
इंस्पेक्टर साहब ने उसकी एक न सुनी। औरत को पुलिस जीप में बिठा दिया गया। थाने पहुंचकर मैं बेचैन था कि कब इंस्पेक्टर साहब उस औरत के केस से पर्दा उठाते हैं, लेकिन इसकी तो नौबत ही नहीं आई थी। लेडी पुलिस ने उस औरत की दुर्गत बनाना शुरू कर दी थी। इस पर बुरी तरह मार पड़ रही थी, यहाँ तक कि वो अपना मुंह खोलने पर मजबूर हो गई और फिर उसने खुद ही कह दिया कि उसने खुद ही अपने पति को मार दिया है। और अब मैं आपको एक एक शब्द सच सच बताऊंगी। और फिर आखिरकार उसकी कहानी उसने खुद ही सुनाई। उस औरत ने हमें बताया कि हम 2 बहनें थे। मेरा नाम शिवानी है और मेरी बड़ी बहन का नाम संगीता था। हम 2 ही बहनें थे, हमारा कोई और बहन भाई नहीं था। मेरी माँ ज़्यादातर बीमार रहती थी और पापा की एक कपड़े की दुकान थी। पापा ज़्यादातर कपड़े की दुकान पर ही बैठा करते थे। हम दोनों बहनों में आपस में बहुत प्यार था। संगीता दीदी मेरा बहुत ध्यान रखती थीं। मैं भी अपनी दीदी के बिना रह नहीं सकती थी। संगीता दीदी की शादी 3 साल पहले ही हो गई थी। जब संगीता दीदी की शादी हुई उन दिनों मैं 18 साल की थी। जब संगीता दीदी दुल्हन बनकर घर से चली गईं, तो उनके जाने के बाद मैं घर में अकेलापन महसूस करने लगी थी। मेरी माँ अक्सर बीमार रहती थीं और घर में पड़ी रहती थीं और पापा दुकान पर होते। कोई और बहन भाई था नहीं, अकेले मेरा जी घबराता था। मेरी उम्र में अब भी बचपना बाकी था। तब मैं अक्सर अपनी बहन को फ़ोन करके कहती कि तुम हमारे घर आ जाया करो, मगर उसका भी अपना घर था। वो कब तक हमारे साथ रहती? हफ्ते में 1-2 बार आ जाती थी। अकेलापन अब मुझे डसने लगा था और अकेलेपन की वजह से अब मैं बीमार भी रहने लगी थी। एक दिन संगीता दीदी हमारे घर आई तो कहने लगी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, कुछ दिन मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारी तबीयत भी बहल जाएगी, तुम्हारी तबीयत सुधर जाएगी और तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। संगीता दीदी की बात मुझे सही लगी थी। मुझे तो उनके घर वैसे भी अच्छा लगता था। वो और उनके पति ब्रजेश अकेले ही रहते थे। घर में किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं होता था। वहाँ जाकर मैं अपनी दीदी से खूब गपशप कर सकती थी। भगवान की करनी, मैं जिस दिन दीदी के घर गई उसी दिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो बिस्तर से जा लगीं। मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसे में ब्रजेश ने उनका बहुत ख्याल रखा था। वो हर चीज़ समय पर लाते और कहते कि अपनी दीदी को बनाकर खिलाओ, मैं इसे बीमार नहीं देख सकता। एक दिन रात का समय था, मैं और दीदी साथ में बैठे बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें नींद आ गई। मैं सोचने लगी अपने कमरे में जाकर सो जाऊं या फिर यहीं दीदी के पास लेट जाऊं। फिर सोचा यहाँ रहना ठीक नहीं है, ब्रजेश जीजा क्या सोचेंगे, और मैं कमरे से बाहर निकली। तभी मैंने देखा बाहर ब्रजेश खड़े हैं। ब्रजेश को देखकर मुझे अजीब सा लगा था, क्योंकि उनकी नज़रें आज बदली हुई लग रही थीं। मैंने उनसे कोई बात नहीं की और तेज़ी से चलती हुई अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में बैठे मुझे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि तभी मुझे दरवाजे पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मेरा दिल कांप कर रह गया था। मैंने उठकर की होल से देखा तो बाहर ब्रजेश खड़े थे। अच्छा नहीं लगता था कि वो बाहर खड़े रहें। मेरे दिमाग में आया कहीं दीदी की तबीयत खराब ना हो गई हो, इसलिए ब्रजेश मुझे बुलाने आए हों। तब मैंने कहा, जीजा जी क्या बात है, आपको क्या मुझसे कुछ कहना है? वो बोले, हाँ तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो ब्रजेश ने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया और उनकी ये हरकत देखकर मैं परेशान हो गई कि भला कोई जीजा अपनी साली के साथ ये हरकत कैसे कर सकता है। मैंने कहा, जीजा जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप तो मेरे बड़े भाई समान हैं और दीदी बीमार हैं, मैं यहाँ उनकी सेवा के लिए आई हूँ। मगर ब्रजेश पर तो कोई और ही भूत सवार था। वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे और मेरे करीब आने की कोशिश करने लगे। तब मैंने उनके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा और उन्हें धक्का देकर जोर से दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चली आई। मेरे जीजा का तो बुरा हाल हो गया था गुस्से के मारे, क्योंकि मैंने उनके मुंह पर थप्पड़ जो मार दिया था। दीदी बेचारी दवाइयों के असर में थीं, इसीलिए शायद इस शोर शराबे को सुनने की हिम्मत न थी। सुबह उठकर मैंने सोचा कि मुझे अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए, फ़ौरन अपने घर चले जाना चाहिए। मैंने संगीता दीदी को ब्रजेश की हकीकत भी बता देना चाहती थी, लेकिन बता नहीं सकी, क्योंकि सुबह सुबह मेरी बहन की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। सुबह सुबह मेरे जीजा ने उन्हें गर्म दूध का गिलास और कुछ दवाइयाँ भी दी थीं, मगर इसके बावजूद उनकी खांसी और बुखार में कमी नहीं हो रही थी। दीदी को देखकर मेरा कलेजा कटने लगा था। कुछ ही दिनों में मेरी दीदी बहुत कमज़ोर हो गई थीं, उनका चेहरा पीला पड़ गया था। दीदी की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। शाम को मेरे जीजा जी दीदी के लिए दवाई ले आए। मैंने उन्हें दवाई खिलाई और अपने कमरे में जाने लगी। दीदी को भी नींद आ रही थी।
तब जीजा जी ने मुझे रास्ते में ही रोक लिया। कहने लगे, मैं तो तुम्हें शुरू दिन से ही पसंद करता हूँ। तुम्हारी बहन में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारे माँ बाप से मैंने तुम्हारा रिश्ता मांगा तो वो कहने लगे कि पहले बड़ी बेटी की शादी करेंगे, उसके बाद ही छोटी की करेंगे, और अभी तो हमारी छोटी बेटी बहुत कम उम्र है, इसलिए हम उसकी शादी नहीं कर सकते। मगर तुम मुझे शुरू से ही पसंद थी। ब्रजेश के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मुझे गुस्सा आ गया, मगर मैंने कुछ ना कहा क्योंकि मेरी बहन बहुत बीमार थी। मैं ब्रजेश से पीछा छुड़ाकर अपने कमरे में आ गई और अपने कमरे का दरवाजा बंद करके लेट गई। अगले दिन मेरी बहन की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ गई, यहाँ तक कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल पहुंचकर पता चला कि दीदी ने बहुत बड़ा सदमा दिल को लगा लिया है और इसी सदमे के कारण वो बीमार पड़ गई हैं। बुखार परेशानी की वजह से आ गया था और दीदी को पैरालाइज होने के भी चांस हैं। इसके अलावा मेरी दीदी को डायरिया भी हो गया था। ये सब सुनकर मैं परेशान हो गई थी। मेरे मम्मी पापा भी अस्पताल पहुंच गए थे, लेकिन उसी शाम दीदी हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गईं। इस खबर ने तो जैसे मेरे सर पर सातों आसमान गिरा दिए थे। उस दिन मैं दहाड़े मार मार कर रोई थी। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी दीदी मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चली जाएंगी। मेरा तो सब कुछ मेरी दीदी ही थी। बचपन से लेकर अब तक मैंने दीदी के साथ ही टाइम गुजारा था। दीदी मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। मैं उनसे अपने दिल की सारी बातें कर लिया करती थी। बचपन से लेकर अब तक मेरी दीदी ने मेरा बहुत ध्यान रखा था, मेरा बहुत साथ दिया था। मेरी माँ तो हमेशा से ही बीमार रहती थी। मेरा ज़्यादा समय मेरी दीदी के साथ ही गुजरता था। मैंने सोचा अब शायद मैं इस ब्रजेश जैसे आदमी को कभी मुंह नहीं लगाऊंगी। ऐसे घटिया इंसान से मुंह लगाने की कोई तुक ही नहीं थी। मैं तो अपनी दीदी की वजह से इस घर में रुकी हुई थी, लेकिन अब इस घर में रुकने का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन ज़िंदगी बड़ी अजीब चीज़ है। ज़िंदगी इंसान को ऐसे ऐसे मोड़ पर ले आती है जिसे इंसान ने सोचा भी नहीं होता। एक शाम मेरे मम्मी पापा घर पर नहीं थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने ब्रजेश खड़े थे। मैं उन्हें देखते ही डर गई। मैं कहने लगी कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगी, लेकिन ब्रजेश ने कहा कि मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ और एक बात करके मैं चला जाऊँगा। इसके बाद मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। मैं समझ गई थी कि इस घटिया इंसान को मुझसे क्या बात करनी है, मगर फिर भी मैंने सब्र का दामन थामे रखा क्योंकि मैं कोई तमाशा नहीं चाहती थी। तब ब्रजेश ने बड़े ही ठहरे हुए शब्दों में कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुमने मुझे ना की तो अच्छा नहीं होगा। पहले भी तुम्हारा रिश्ता न देने का अंजाम तुम्हारे सामने है, यानी तुम्हारी दीदी की मौत। और अब अगर तुम इनकार करोगी तो सोचो अब आगे क्या हो सकता है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ब्रजेश इस कदर भी गिर सकता है। न जाने उसकी इस बात का क्या मतलब था, मगर मैं उसके कहने के अंदाज को देखकर डर गई थी। मैंने उससे आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरी बहन तो इस दुनिया से चली गई थी और अब मुझे ब्रजेश से कोई डर नहीं था। अगले 1-2 दिन में उसने मेरा जवाब मालूम करने की कोशिश की तो मैंने साफ साफ कह दिया कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और न ही तुमसे शादी करनी है। तुमने जो करना है वो कर लो। मेरी बात का ब्रजेश पर कोई असर नहीं हुआ। उसने मेरे माँ बाप से मेरा रिश्ता मांगा और न जाने उन्होंने क्या बात की कि मेरे माँ बाप मेरी शादी के लिए मान गए और मेरी रजामंदी के खिलाफ ही मुझे ब्रजेश के पल्ले बांध दिया। मैंने अपने माँ बाप को समझाने की लाख कोशिश की कि ब्रजेश अच्छा आदमी नहीं है, उसकी नीयत गंदी है। वो पहले भी मेरे ऊपर गंदी नज़र डाल चुका है, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी एक न सुनी। ये बात मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देने वाली थी, मगर मैं क्या करती। ब्रजेश जैसे घटिया इंसान का साथ अब मेरी किस्मत में लिख दिया गया था और फिर ब्रजेश से मेरी शादी हो गई। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो उसका व्यवहार मेरे साथ बहुत ही अच्छा रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब उसका मुझसे मन भरने लगा तो उसका व्यवहार मेरे साथ खराब होने लगा था। शादी के कुछ ही महीनों बाद मुझे पता चला कि उसने मेरे माँ बाप को धमकाकर मेरे साथ शादी की थी। अब ब्रजेश का व्यवहार मेरे साथ बहुत बुरा था। वो मुझसे हंसकर भी बात नहीं करता था, हर समय मुझे ताने देता और मुझ पर शक भी करता था। वो एक दिमागी मरीज बन गया था। तब मैंने एक दिन उससे पीछा छुड़ाने के बारे में सोचा और मैं ये भी समझ गई थी कि ब्रजेश ने ही मेरी बहन की जान ली थी और ये बात तो उसने खुद अपने मुंह से ही बोल दी थी। उस दिन जब उसने कहा था कि तुम्हारे इनकार की सज़ा तुम्हारी बहन को मिल चुकी है, तब मैंने उससे पूछा था कि तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया था। तब उसने साफ शब्दों में बोल दिया था कि तुम्हारी बहन को मैंने ही गलत दवाइयाँ दी थीं जिसकी वजह से वो बीमार रहती थी और फिर इस दुनिया से चली गई। और फिर मेरा खून खौल उठा था, मैं बर्दाश्त ना कर सकी और फिर मैंने उससे अपनी बहन का बदला लेने के बारे में सोच लिया और फिर मैंने अपने प्लान पर सोच विचार करने लगी और फिर मैंने अपनी दीदी का बदला ले ही लिया। उस जैसे घटिया इंसान की यही सज़ा थी। मैंने उसे अपने आंगन में ही गड्ढा करके गाड़ दिया था। उस औरत की कहानी पूरी हो चुकी थी। ये कहकर उस औरत ने नफरत से फर्श पर थूक दिया था।
इंस्पेक्टर विक्रम ने उस औरत को अंदर ले जाने का हुक्म दिया और बैठकर उसकी फाइल बनाने लगे। मैंने कहा, सर, मैं एक बात सोच रहा हूँ कि आखिर आपको पता कैसे चला कि ये औरत ही अपने पति की कातिल है। इंस्पेक्टर विक्रम कहने लगे, मैंने सारी उम्र इसी थाने में गुजारी है और मैं जानता हूँ कि किस इंसान की बात करने का मतलब और अंदाज क्या होता है। मैंने बिना बताए उस दिन उस औरत के घर गया था और अपने शब्दों में उस औरत से बात की थी, तो वो एकदम से घबरा गई थी, जैसे एक मुजरिम घबरा जाता है। लेकिन फिर मैं इसीलिए चुप रहा कि अभी तक कोई भी सबूत मेरे हाथ नहीं लगा था। सच पूछो तो मैं तो हिम्मत हारने लगा था, क्योंकि कोई सिरा मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था। और जिस दिन मैं दूसरी बार तुम्हारे साथ उस औरत के घर गया था, तो तुम्हें याद होगा, मैंने दीवार पर एक चींटी देखी थी और तुम्हें उस औरत को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि ये खास किस्म की चींटी थी, जो सिर्फ वहाँ पर पाई जाती है जहाँ कहीं इंसानी लाश दबी होती है, और ऐसी चींटियाँ ज़्यादातर कब्रिस्तान में पाई जाती हैं। एक बार मेरा कब्रिस्तान जाना हुआ था, वहाँ पर मैंने इस तरह की चींटियों को देखा था। इसीलिए मुझे मालूम था कि कब्रिस्तान की चींटियों में और हमारे घर की चींटियों में बहुत अंतर होता है। कब्रिस्तान की चींटियां हमारे घरों की चींटियों से एकदम अलग होती हैं। इसीलिए जब मैंने कब्रिस्तान वाली चींटी उस औरत के घर की दीवार पर देखी, तो मैं समझ गया कि यहाँ आसपास ही कहीं कोई मुर्दा दफन है। और सच में ऐसा ही हुआ था। उस औरत की जगह बताने पर आंगन को खोला गया और वहाँ से उसके पति की लाश को निकाला गया। उसके बाद उस औरत को कानून ने सजा दी थी, क्योंकि इंसान के साथ जितना भी बड़ा जुल्म क्यों ना हो जाए, उसे कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। थाने में ये मेरा पहला केस था, इसलिए मुझे वो औरत नहीं भूलती है। मैं सोचता हूँ कि गलती किसकी थी, उस औरत की या उसके माँ बाप की, या उसकी अपनी, या फिर उसकी बहन की, या फिर हमारे समाज की, जो नाजुक रिश्तों के बीच कोई पहचान ही नहीं रख पाते। साली आदि घरवाली है, इस जैसे घटिया शब्दों ने हमारे दिमाग में से रिश्तों की पवित्रता को ही ख़त्म कर दिया है। आखिर में इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।